हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं DSTL। ये आपका पहला लेक्चर होगा। इसमें हम बात करने वाले हैं सेट्स की। सेट क्या होते हैं, सेट के टाइप्स क्या क्या होते हैं, और जो यूनियन इंटरसेक्शन जितनी भी सेट की बातें हैं सब करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहले बात करते हैं सेट की। जो सेट होते हैं वो कलेक्शन होते हैं तीन चीज़ का। एक होता है अनऑर्डर्ड, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट। ठीक है, इनका कलेक्शन होता है वही सेट होता है, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो कोई अल्फ़ाबेट हो, चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो। लेट सपोज मैं अगर आपको ये कह दूं क्या ये एक सेट है। हाँ बिल्कुल एक सेट है। ये कुछ सिंबल्स, कुछ डायग्राम जो बने हैं इनका एक सेट है। क्या ये एक सेट है? हाँ ये भी एक सेट है क्योंकि ये नंबरों का सेट है। तो सेट किसी भी चीज़ों का हो सकता है, बट उसमें तीन चीज़ें होनी चाहिए कि अनऑर्डर्ड होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होना चाहिए। कॉमन मतलब सेम सेम ऐसा कुछ हो नहीं हो सकता। ऐसा कोई अगर सेट है तो वो सेट नहीं होगा क्योंकि उसमें टू टू कॉमन है, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ठीक है, हमने समझ लिया सेट क्या होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि सेट जो होते हैं उनकी कोऑर्डिनलिटी क्या होती है। कोऑर्डिनलिटी क्या होती है? कोऑर्डिनलिटी ये पूछी जाती है क्वेश्चंस की कि इसकी कोऑर्डिनलिटी बताओ कोई सेट है। तो अगर लेट सपोज हमारे पास एक सेट ए है और उसमें दे रखा है 1 2 3 5 9 7 6, तो इसकी कोऑर्डिनलिटी क्या होगी? जितने भी एलिमेंट होंगे उस सेट के अंदर वही उसकी कार्डिनलिटी हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसकी कार्डिनलिटी हो गई। नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी होंगे उस सेट के अंदर उसकी उतनी कार्डिनलिटी हो जाती है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं कि हमारा जो सेट होता है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंट करने के दो फॉर्म होता है, एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है कि इसमें हम सीधे सीधे लिख देते हैं कि लेट सपोज हमारा एक सेट है, वो 1 2 3 4 5 6 है, ऐसा सेट ऐसे इसमें रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, कॉमा के थ्रू, इन्वर्टेड कॉमा के थ्रू ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है इसमें हम क्या बताते हैं, इसमें हम कोई वैल्यू नहीं लिखते, इसमें हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं। स्टेटमेंट के थ्रू समझ में आए, क्योंकि अगर ये मान लो हमारे पास कोई एक इन्फानाइट सेट है, जो इन्फानाइट सेट है, 1 से इन्फानाइट तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 इन्फानाइट तक जा रहा है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में कि ए सेट में जो x है, x इज अ नेचुरल नंबर, चुरल नंबर। ठीक, अब हमको समझ में आ गया कि जो x है वो एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1 2 3। तो हमको समझ में आ गया ना कि ये सेट क्या है। हम ऐसे भी रिपीट लिख सकते हैं, ये मान लीजिए x है, ठीक है, x इज नेचुरल नंबर कॉमा लेस देन 10। एक्स एक ऐसी वैल्यू है जो नेचुरल नंबर है और लेस देन 10 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसके अंदर इतने एलिमेंट आ जाएंगे, हम समझ गए। तो दो फॉर्म होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के। ठीक है, हमने समझ लिया रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। अब कुछ टाइप्स होते हैं सेट के कि बहुत तरीके के सेट हो सकते हैं। तो सबसे पहला टाइप होता है फाइनाइट नंबर। फाइनाइट सेट किसे कहते हैं? फाइनाइट सेट, फाइनाइट जैसे कि नाम में दिख रहा है फाइनाइट, मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो फाइनाइट होंगे। ठीक है, वो क्या होंगे, एलिमेंट्स क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लें, ए A B C D E F, इसमें कितने सेट हैं, एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। ये हो गया फाइनाइट सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो वो फाइनाइट सेट होता है। दूसरा होता है नॉन फाइनाइट सेट।
नॉन फाइनाइट सेट ऐसा सेट जिसमें जो एलिमेंट हैं उस सेट के अंदर वो फाइनाइट ना हो, फाइनाइट ना हो। मतलब कि जैसे ये ले ले 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, इसमें कोई वैल्यू नहीं है, फाइनाइट नंबर तक जा रहा है। कोई एक ऐसा ले ले, एक सेट बी हमारे पास है जिसमें 2 4 6 8 10 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है। मतलब ये क्या है, इवन नंबर का सेट है, ये रियल नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, इसको कहते हैं इनफाइनाइट सेट, नॉन फाइनाइट सेट। ठीक है, अब तीसरा सेट होता है नल सेट। नल सेट मतलब कुछ ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, तो उसको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, इससे करते हैं या फिर फाई से कर देते हैं। ठीक है, ऐसा सेट हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसमें कोई वैल्यू ही नहीं है, तो उसको हम ऐसे कर देंगे रिप्रेजेंट, तो उसको कहते हैं नल सेट। ठीक है। ठीक है, अगला बात करते हैं। अगला होता है हमारा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब इसके नाम में ही यूनिवर्सल मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर सारे सेट आ जाए जिस पर हम वर्क करने वाले हैं, जिस पर हम वर्क करने वाले हैं। इसको हम कह सकते हैं ऑल द सेट अंडर इन्वेस्टिगेशन और सबसेट ऑफ ऑल फिक्स्ड सेट। ऐसा सब इसको हम रिप्रेजेंट, जैसे हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि एक यूनिवर्सल सेट हमारा होता है, उसके अंदर एक सेट ए है, सेट बी है। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो यूनिवर्सल सेट होता है उसके अंदर जो हम काम करने वाले हैं जिस सेट पर, वो सारे उसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, वो यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है। ठीक है, अब आपका एक क्वेश्चन करके दिखाओ। जैसे ये ए दे रखा है 1 2 3 9 7 5 6। ठीक है, एक सेट दे रखा है, यूनिवर्सल सेट दे रखा है ये। ठीक है, ये क्या दे रखा है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और तुमको एक सेट ए दे रखा है 1 2 3। सेट बी दे रखा है 9 7 5। सेट सी दे रखा है 3 2 4 6 9। तो क्या ये जो सेट है ये यूनिवर्सल सेट के अंदर आ रहा है, ए बिलोंग टू यूनिवर्सल सेट, क्योंकि 1 है 2 है 3 है, 1 2 3 इसमें भी है। बी बिलोंगिंग टू यूनिवर्सल सेट, बी में 9 है 7 है 5 है, 9 है 7 है 5 है। ठीक है, क्या सी बिलोंग कर रहा है, 3 है 2 है 4 नहीं है, 6 है 9 भी है, 4 नहीं है तो क्या सी बिलोंग कर रहा है यूनिवर्सल सेट, नहीं बिलोंग कर रहा है, डज नॉट बिलोंग। ठीक है, ऐसे हम करते हैं। अब आगे बात करते हैं, यूनिवर्सल सेट हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन करते अगला सेट देखते हैं, इसको कहते हैं हम, अगले सेट की बात करते हैं तो उसको कहते हैं हम इसको इरेज कर दिया मैंने, प्रॉपर सबसेट। सबसे पहले हम सबसेट की बात कर लें, सबसेट की, फिर प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं। सबसेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, मान लीजिए कोई एक सेट, हमारे पास दो सेट हैं, एक ए सेट है 1 2 3 4 5 7। ठीक है, और दूसरा सेट है बी 1 2 3 4। तो हम कह सकते हैं कि बी में जितने भी एलिमेंट हैं वो एलिमेंट ए में भी हैं। बी क्या है, हमारा सबसेट है, तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अगर मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे 5 7 है, अगर मैं लिख देता सी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 7, तो क्या ये सबसेट है, हाँ, सी इज अ सबसेट ऑफ ए, ए इज अ सबसेट ऑफ सी, क्योंकि दोनों में वैल्यू क्या है, बराबर है, दोनों वैल्यू बराबर हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सबसेट हो गया। अब हम बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की। प्रॉपर नाम जैसा है, प्रॉपर, प्रॉपर सबसेट मतलब कि एक ऐसा सेट, जैसे हमारे पास दो सेट है। ठीक है, एक सेट है 1 2 3 4 5 7, वही सेट ले लेते हैं। ठीक है,
और बी हमारे पास दे रखा है 1 2 3 4 5 7, तो क्या प्रॉपर सबसेट है? बी इज डज नॉट बी डज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है कि एलिमेंट जितने भी बी के अंदर हैं उतने ए के अंदर होने चाहिए। ए में कुछ ऐसे एलिमेंट होने चाहिए जो बी में ना हो। अगर मैं यहाँ से इसको इरेज कर दूं तो अब ये क्या है, अगर मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूं तब ये क्या है, अब ये प्रॉपर सबसेट बन गया। बी क्या बन गया? अब बन गया बी क्या बन गया? अब बी प्रॉपर सबसेट, अब बी प्रॉपर सबसेट बन गया है। ठीक है, अब बी प्रॉपर सबसेट बन गया। अगर मैं यहाँ से इसको भी रेज कर दूं तब भी प्रॉपर सबसेट है, इसको भी रेज कर दूं तब भी प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि 1 2 7 बी के अंदर वो एलिमेंट हैं जो ए के अंदर हैं, लेकिन ए के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है। अगर इसको वेन डायग्राम से समझे तो एक हमारा ऐसा यूनिवर्सल सेट है। अब तुम्हारे पास यहाँ पे मान लीजिए दो सेट दे रखे हैं ये। अब ये ए है और ये बी है। 1 2 3 4 5 6, तो बी के अंदर एलिमेंट कौन सा है? 5 और 6। और ए के अंदर एलिमेंट कौन सा है? 1 2 3 4 5 6। तो बी के अंदर मतलब ए के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हैं जो बी में नहीं है, तो ये प्रॉपर सबसेट हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? लेट सपोज हमारे पास एक सेट है ए इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, अब इसका हमको पावर सेट बताना है। पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? मतलब जितने भी इसके अंदर पॉसिबल सबसेट होते हैं उनका कलेक्शन ही पावर सेट कहलाता है। जैसे इसमें पॉसिबल सबसेट कितने कितने हो सकते हैं? ठीक है, जो नल सेट होता है वो सबका सबसेट होता है। ठीक है, एक। दूसरा, अगर इसमें 1 आ जाए तो ये भी तो एक सबसेट है। 2 एक ए भी सबसेट है। 3 एक ये भी सबसेट है। 1 2 ये भी सबसेट है। 2 3 ये भी सबसेट है। 1 2 3 ये भी एक सबसेट है। और हमारा लास्ट 3 1। अब कोई पूछे कि पावर सेट कैसे फाइंड करते हैं, तो जितने भी सेट के अंदर एलिमेंट है उसकी 2 की पावर n, ये फार्मूला होता है पावर सेट को फाइंड करने का। कितने पावर सेट हो सकते हैं? अगर मैं पूछूं अगर इसके अंदर 1 2 3 4 5, इसके अंदर पावर सेट कितने होंगे, तो कितने हो सकते हैं? 2 की पावर 5। ठीक है, यहाँ पे जैसे 3 थे तो 2 की पावर 3 करते, 2 की पावर 3 8 होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आगे बात करते हैं कि जो अगर हमारे पास दो सेट्स हैं तो उनके बीच कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, इन चीज़ों पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें अगर कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट, मान लीजिए हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है। यूनिवर्सल सेट, ठीक है, वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 4 5। ठीक है, और बी दे रखा है 1 2 5। कह रहा है बी कॉम्प्लीमेंट निकाल के दिखाओ। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि जो बी में एलिमेंट ना हो। बी में एलिमेंट कौन कौन से नहीं है जो यूनिवर्सल सेट में हैं? कौन कौन से? तो 1 है, 2 है, 3 नहीं है, तो 3 4, ये बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसको अगर हम वेन डायग्राम से समझें तो ये देखिए, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो गया और ये हमारे पास सेट बी हो गया। ठीक है, तो हमारे पास सेट बी होगा और ये क्या है, जो बाहर वाला बच्चा वही क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है, बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, 1 2 3 इसमें था, 1 2 5 इसमें था और 3 4 इसमें था।
तो ये हो गया, बाहर वाला जो बचा वही बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट की बातें समझ में आ गई। तो आगे बात करते हैं यूनियन की। यूनियन क्या होता है? यूनियन क्या होता है, लेट्स सपोज हमारे पास सेट ए दे रखा है 1 2 3 4 5 9, ठीक है, और सेट बी दे रखा है 1 2 3 7 9 8 11, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका यूनियन निकाल के दिखाइए। तो वेन डायग्राम से अगर हम समझें तो हमारे पास एक, मान लीजिए ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, और एक सेट ए है ये, और एक सेट बी है ये ए है, ये बी है। तो जो हमारा यूनियन होता है वो बस केवल जो एलिमेंट होने चाहिए वो रिपीट नहीं करने चाहिए, वही होता है हमारा यूनियन। मतलब कॉमन एलिमेंट जो होते हैं वो रिपीट नहीं करने चाहिए, जैसे इसमें भी वन है, इसमें भी वन है, तो केवल एक ही बार वन आएगा, दो बार वन नहीं आएगा। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 1 2 3, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 5 9, 1 लिख चुके हैं, 2 लिख चुके हैं, 3 लिख चुके हैं, 7 नहीं लिखा, लिख देंगे, 9 लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे, 8 11, ये हमारा यूनियन होगा। या फिर सेट ए से बिलोंग करे, या फिर सेट बी से बिलोंग करे, या फिर दोनों से बिलोंग करे, ठीक है। रिपीट नहीं करनी चाहिए वैल्यू, ये होता है यूनियन। अब बात करें इंटरसेक्शन की, सेक्शन की, तो इंटरसेक्शन क्या होता है कि लेट मान लियो फिर से हमारे पास एक सेट ए है 2 3 5 7 9 10, ठीक है, एक ऐसा सेट दे रखा है, और बी दे रखा है तुम्हारे पास 2 3 5 11 12 13, ठीक है। कह रहा है इंटरसेक्शन निकाल के दिखाइए, ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन को यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इंटरसेक्शन को कह सकते हैं उल्टा ए से, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्शन निकालना है, तो इसका अगर वेन डायग्राम से समझें तो हमारे पास मान लो एक ये यूनिवर्सल सेट दे रखा है यू, और एक सेट ए ये है और सेट बी ये है, ए और बी, इसमें जो कॉमन एलिमेंट होता है वही हमारा क्या हो जाता है, इंटरसेक्शन हो जाता है ए इंटरसेक्शन बी। मतलब कि इसमें इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, बाकी कुछ है कॉमन, कुछ कॉमन नहीं है। जो कॉमन है उसी वही हमारा क्या हो गया, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन इसको कहते हैं। हमने समझ लिया यूनियन, इंटरसेक्शन। अब बात करते हैं कि सेट डिफरेंट क्या होता है। सेट डिफरेंस क्या होता है, मान लो कि सेट हमारे पास एक दे रखा है 1 2 3 7 9, और दूसरा दे रखा है b इज इक्वल टू 3 2 7 9 8। कह रहा है a माइनस बी निकाल के दिखाओ, मतलब कि a वाले एलिमेंट में से b वाले एलिमेंट को माइनस कर दो। तो a में 1 है, इसमें 1 नहीं है, 2 से 2 माइनस हो गया, 3 से 3 माइनस हो गया, 7 से 7 माइनस हो गया, 9 से 9 माइनस हो गया। ए में क्या बचा, ए में तो केवल 1 बचा ना, 2 से 2 माइनस हो गया, 3 से 3, 7 से 7, 9 से 9, ए में बचा क्या, ए में 1 बचा। तो ए माइनस बी ये निकला है। अगर आपसे पूछता कि बी माइनस ए क्या है, तो बी में से ए को माइनस कर दो, तो बी में से 2 माइनस हो गया, 3 माइनस हो गया, 7 माइनस हो गया, 9 माइनस हो गया, बी में क्या बचा, बी में 8 बचा। दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। इसको अगर वेन डायग्राम से समझें तो मान लो हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट ए है, और ये ए है और ये बी है, तो ए माइनस बी क्या होगा, ये वाला, ये ए माइनस बी हुआ, और बी माइनस ए क्या होगा, ये वाला। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, आगे बात करते हैं डिसजॉइंट सेट क्या होता है। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट मतलब क्या, इसे दो सेट हैं दे रखे हैं, ए इज इक्वल टू 3 5 7 9, और दूसरा सेट दे रखा है 11 13 15। तो इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, ऐसे दो सेट, नथिंग कॉमन, नथिंग इज कॉमन बिटवीन देम, मतलब दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो वो क्या कहलाता है, डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। क्या कहलाता है, डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं।
आगे बात करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस की। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ए प्लस बी के बाद सर्कल बना देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा या फिर ऐसी वैल्यू या सेट ए की वैल्यू या सेट बी की ऐसे एलिमेंट या फिर ए से बिलोंग करे या से बी से बिलोंग करे, दोनों में ना हो, कॉमन मतलब ना हो दोनों में। जैसे एक दे रखा है 1 2 3 4 और दो बी दे रखा है 3 4 5 6, ठीक है। तो कह रहा है ए प्लस बी मतलब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी निकाल के दिखाओ, तो 1 इसमें है 2 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, ए में है बी में नहीं है, ठीक है वैल्यू। और 5 6 बी में है लेकिन ए में नहीं है, ठीक है। 3 4 दोनों में है, तो हमको कौन सी वैल्यू लेनी है, ऐसी वैल्यू या फिर वो ए में हो या फिर बी में हो बट दोनों में ना हो। तो मतलब 1 2 3 सॉरी 3 नहीं आएगा, 5 6, ये हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस। समझ में आया सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, मतलब कि सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, वेन डायग्राम से समझें तो हमारे पास एक यू है और ये है, तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, ये वाला, ये जो वैल्यू होती है सिमेट्रिक डिफरेंस होती है। इसके बाद एक प्रिंसिपल होता है जिसको कहते हैं इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। इंक्लू इंक्लूजन एंड जन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद कुछ लॉज आते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। इसमें क्या होता है, कहता है कि ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। उसके बाद हम बात करते हैं लॉस की। सबसे पहले होता है एडम पोर्टन लॉ। एडम पोर्टेंट लॉ, ये लॉ क्या कहता है कि जैसे मान लो ए एक तुम्हारे पास सेट है, अगर उसका यूनियन ए के साथ कर दो तो तुमको क्या मिलेगा, ए का ए के साथ यूनियन करोगे तो ए मिलेगा। जैसे ए दे रखा है 1 2 3 और उसका ए के साथ मतलब फिर से ए दे रखा 1 2 3, उसका ए यूनियन ए कर देते हैं। यूनियन मतलब क्या होता है कि रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, तो रिपीटिशन नहीं करेंगे 1 2 3 लिख देंगे, रिपीट नहीं करेंगे, तो फिर से ए आ गया हमारे पास। और अगर इंटरसेक्शन कर देते तब भी ये आ जाता, दोनों में कॉमन क्या है 1 2 3 कॉमन है, तब भी ये आ जाता। इसे कहते हैं एडम पोर्टेंट लॉ, ठीक है। आगे बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि हमारे पास मान लो 1 2 3, हमारे पास क्या 3 सेट हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो वो इस चाहे इन दोनों का यूनियन करके यूनियन करो सी के साथ, चाहे ए यूनियन बी यूनियन सी करो, दोनों की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे हमारा होता है कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि चाहे ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, बात सेम ही है, दोनों बराबर होंगे, ठीक है। उसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ब्यूटिव लॉ, ये क्या कहता है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो अगर हम इसका अंदर मल्टीप्लाई करा दे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो बात सेम ही है, कोई अंतर नहीं है इन दोनों में। उसके बाद आता है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, ये लॉ आप कहीं और भी पढ़े होंगे किसी और सब्जेक्ट्स में। तो इस ये क्या कहता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर दे रखा है तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब जहाँ इंटरसेक्शन है वहाँ यूनियन हो जाता है और दोनों का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, इसको कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद लास्ट होता है आइडेंटिटी लॉ। ये लॉ क्या कहता है
कि अगर हमारे पास एक ए दे रखा है सेट और उसका यूनियन फाई के साथ करा दें तो हमें ए ही मिलेगा। मतलब यूनियन में क्या होता है, एक एक ए के पास 1 2 3, मान लो ए के पास 1 2 3 और बी के पास तुम्हारा फाई है, तो उसमें अगर हम यूनियन कराएंगे तो 1 2 3 ही तो मिलेगा। अगर हम इंटरसेक्शन करा दे लेट सपोज फाई के साथ तो फाई मिल जाएगा। कॉमन क्या है, कॉमन कुछ नहीं है, फाई है। ठीक है, ये इसे कहते हैं आइडेंटिटी लॉ। तो हमने सारे लॉज पढ़ लिए, जितनी भी चीज़ें होती हैं सेट के अंदर हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में इस पे कुछ क्वेश्चंस पे बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।